गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th में साना साना हाथ जोड़े नामक चैप्टर के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अगला भाग पढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त और मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, उसके आगे के भागों को। लेकिन अभी तक आपने देखा कि लेखिका जो है वो जब हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, हिमालय की सुंदरता को देखती है वहाँ की, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम मनुष्यों ने इस प्रकृति के साथ बहुत बड़ा अपराध किया है इसकी सुंदरता को नष्ट करके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग वृक्षों को इस तरह से काटते हैं जैसे उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, केवल वृक्ष काटना ही एकमात्र उनका उद्देश्य रह गया। थोड़ी सी लालच के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। तो ही लेखिका कहती है कि शायद मानव ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ऐसा करके, ठीक ना। फिर लेखिका आगे कहती है कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, और इस तरह से अंधेरा होने से पहले मैं किसी तरह से डगमगाती हुई, पत्थरों से लड़खड़ाती हुई तीस्ता नदी की धारा तक पहुंच गई। बहते पानी को अपनी अंजुल में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, और जैसे ही मैंने तीस्ता नदी की पानी को अपने हाथों में अपनी अंजलि में उठाया तो अंजलि में भरा अतीत भीतर धड़कने लगा। तो मेरा जो अतीत था वह मुझे याद आने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है, क्या संकल्प करूं। आप देखते होंगे कि जब लोग संकल्प लेते हैं कोई, तो हाथ में पानी लेकर के करते हैं, तो ठीक उसी तरह की याद जैसे ही लेखिका ने उस तीस्ता नदी की जल को अपने अंजलि में लिया, हाथों में लिया, तुरंत उसे वो बातें याद आ जाती हैं। तो कहती है कि लोग संकल्प तो करते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या संकल्प करूँ। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में कहीं एक कमज़ोर प्रार्थना थी, और मैंने यह जो मेरी प्रार्थना थी, हलाहल माने होता है विष, हलाहल का शाब्दिक अर्थ होता है विष। तो लेखिका कहती है कि मेरे भीतर जो भी विष भरा है, जो भी द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी है, वो सब नष्ट हो जाए। कैसे? इसी तीस्ता नदी की जलधारा में बह जाएं, अर्थात मेरा हृदय एक स्वच्छ और पवित्र हृदय बन जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी, हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। लेखिका कहती है कि रात बढ़ने लगी, और रात के बढ़ने के साथ साथ चारों तरफ अंधेरा भी गहराने लगा, यानी घना होने लगा। और अब हिमालय जो अब तक चमक रहा था वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कोई काला कंबल ढक लिया हो। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वहरात महक उठी। लेखिका कहती है जितेन जो उसके साथी थे, वो लकड़ी के बने गेस्ट हाउस में लकड़ी के बने एक खिलौने से तेज धुन पर बाजा बजा करके उससे नृत्य करने लगे। और जब वो नाचने लगे तो वह जो आदिम रात्र थी, आदिम रात्र इसलिए कहा है लेखिका ने क्योंकि वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रही थी उस समय वो, इसीलिए उसको आदिम जाति कहा, जैसे आदिमानव निवास करते हैं। उस रात्र में परियों की एक कहानी की महक सी आने लगी, अर्थात जैसे दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं परियों की, तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता से सुनते हैं, और उसके बाद उससे कहानी को सुनते सुनते उन्हें गहरी नींद आ जाती है। लेखिका कहती है उसी तरह का आनंद जितेन और उसके साथियों के नृत्य करने से आ रहा था। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। और लेखिका कहती है मस्ती और मादकता, यानी इतनी मस्त हो गए हम लोग जितेन के साथ गाने में, और इतने मदमस्त हो गए, मतवाले हो गए, अर्थात हम लोग उस गीत में झूमने लगे। इन दोनों का ऐसा संक्रमण हुआ, ऐसा मेल जोल हुआ कि हम जितने भी सैलानी गए थे वो घेरा बना करके गोल गोल उन्हीं जितेन आदि के किनारे किनारे चारों तरफ नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए।
और लेखिका कहती है कि मेरी एक सहेली है मणि, जिसकी उम्र 50 साल है। उसने जो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया, शायद उस तरह का नृत्य कम उम्र की लड़कियां नहीं कर सकती हैं। उसके नृत्य को देखकर हम लोग अचंभित थे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। और शायद मणि के उस नृत्य को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे मणि जो है वो बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। शायद उसके भीतर ये आनंद कहाँ से भरा था, उसने इस आनंद को कहाँ से प्राप्त किया, यह लेखिका अब सोच रही है। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अब लेखिका कह रही है कि हम लोग लायुंग में रुके थे। लायुंग की सुबह जो होती है वो बहुत सुंदर और शांत थी, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान। जैसे तीस्ता नदी की धारा शांत पूर्वक प्रवाहित होती रहती है, उसी तरह से लायुंग की सुबह भी बिल्कुल शांत थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। वहाँ जो लायुंग में लोग रहते थे वो आलू और धान खाते थे और उनका मुख्य व्यापार जो था वो दारू बेचना था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका लायुंग में उम्मीद कर रही थी कि शायद उसे बर्फ़ देखने को मिल जाए, लेकिन अप्रैल के महीने में, अप्रैल का शुरुआती दौर था अप्रैल महीने का, लेखिका कहती वहाँ मुझे बर्फ़ का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 की फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल यानी समुद्र की लेवल से, समुद्र की औसत ऊंचाई से लेखिका जो है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन फिर भी उसे बर्फ़ देखने को नहीं मिली, जबकि लेखिका बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। लेखिका कहती कि हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। लेखिका कहती है कि हम जो मैदानी क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं हिमालय पर, वे जब बर्फ़ को देखते हैं तो बर्फ़ उनके लिए स्वर्ग के समान ही होती है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। और लेखिका कहती है कि जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि बर्फ़बारी यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ एक सिक्किमी युवक ने बताया कि निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण के ही कारण यहाँ पर स्नोफॉल घटती जा रही है हर वर्ष। यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। लेखिका कहती है कि उस सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि यदि मैं कटाऊ जाऊं तो शायद वहां मुझे बर्फ़ देखने को मिल जाए। कटाऊ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। सुर्खियों का मतलब होता है चर्चा में। लेखिका कहती है कि कटाऊ जो है वो अभी टूरिस्ट क्षेत्र नहीं बन पाया था, इसीलिए वह लोगों की चर्चा में नहीं था, अर्थात वो प्रसिद्ध स्थान नहीं माना जाता था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। अपने प्राकृतिक रूप में ही कटाऊ स्थान था। प्राकृतिक रूप इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि जहाँ लोग बस जाते हैं वहाँ वो अपने स्वार्थ के कारण, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ प्रकृति में परिवर्तन करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी सुंदरता को नष्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ लेखिका ने कहा कि वो अभी अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, अर्थात मानव का वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं था। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, और लायुंग में लेखिका है जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से भी 500 फीट और अधिक लेखिका को ऊपर चढ़ना पड़ता कटाऊ पहुँचने के लिए। करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। लेखिका कह रही है कि वह युवक मुझसे बातें कर रहा था और उसकी घरवाली अर्थात उसकी जो पत्नी है वह उत्सुकतापूर्वक हम दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। चूँकि महुआ लेकर के गई थी लेखिका, वो व्यक्ति जो था, जो नवयुवक सिक्किमी युवक बातें कर रहा था लेखिका से, उसने एक थैले में महुआ रखा था। इतने में एक गाय आती है और उसका महुआ हजम कर जाती, गुड़ुप कर जाती, माने खा जाती है। मिठ की झिझकियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था और उसे कष्ट होता है, फिर उसने मीठी डांट से गाय को हटा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊ की ओर। लेखिका कहती है कि बर्फ़ को देखने की उम्मीद और उत्तेजना और उसके लिए जो मैं उत्तेजित थी, आवेश था मेरे अंदर, उन सब को लेकर मैं आगे कटाऊ की तरफ बढ़ गई। कटाऊ का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध, बारिश
एक तो कटाव का रास्ता भी खतरनाक था, क्योंकि ज्यों ज्यों ऊंचाई की तरफ लेके आ जा रही है तो पीछे आपने पढ़ा था कि रास्ते कम चौड़े थे, पतले थे, ऐसा लगता था कि जैसे गाड़ी की चौड़ाई के बराबर उनको नाप करके बनाया गया हो। वो टूरिस्ट प्लेस अभी पूरी रूप से विकसित भी नहीं हुआ है कटाव, इसीलिए शायद रास्ते उतने भी अच्छे नहीं थे। लेकिन जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब पर बादलों की परत थी। लेखिका कहती है लेकिन जितेन एक अच्छा कुशल ड्राइवर था और वह बहुत अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी को, जीप को ड्राइव कर रहा था। लेखिका कहती है कि वहाँ जो पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ थी, ये सब बादलों की परत से ढके थे। सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और हम इतनी ऊंचाई पर अब पहुंच गए थे कि बादल हमसे नीचे आ रहे थे, हम बादलों से अधिक ऊपर थे। बादलों को चीरती हुई हमारी जीप आगे बढ़ रही थी और जो रास्ते इतने खतरनाक थे कि कोई डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था। हम इतने भयभीत थे कि केवल शांत होकर के बैठे थे और उस पर भी बारिश हो रही थी। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। लेखिका कहती थी जरा सी एक चूक हो जाती तो हम लोग कितने नीचे आकर के गिरते। 14,000 फीट और 5,000 पर चढ़ाई कर रही लेखिका 14,000 फीट के नीचे आकर के गिरते तो शायद हमारी हड्डी पसली भी टूट जाती, हड्डियां भी हमारी ना मिलती। इसीलिए ये लोग सांसें रोके केवल उस फिसलन भरे रास्ते पर चलती हुई जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। लेखिका कहती है कि इतना हम लोग शांत थे कि हमारी सांसें जो चल रही थी उसकी आवाज़ें हम सबको सुनाई दे रही थी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी इफ़ यू आर मैरिड, यदि आपकी शादी हो गई है, डाइवोर्स स्पीड, तो आप अपनी स्पीड को त्याग दें और धीरे चलें। लेखिका कहती जैसे हम थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं फिर एक चेतावनी हमको लिखी हुई मिलती है, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी दुर्घटना की अपेक्षा देर से पहुँचें वो अच्छा है, और अगर हम सावधानी बरत लेते हैं तो हम मौत को टाल सकते हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छंटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। लेखिका कहती है कि जब हम आधा रास्ता पार कर चुके तब हमारी वो धुंध समाप्त हुई जो बादलों की धुंध थी। शायद लेखिका की धुंध इसलिए अब समाप्त हो रही है क्योंकि वह बादलों से ऊपर पहुंच चुकी है और सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। और लेखिका कहती है कि जो अब तक प्रकृति और हमारे बीच बिल्कुल सन्नाटा था, चारों तरफ कुछ नहीं था, वह सन्नाटा भी शायद अब समाप्त हो गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। और शायद अब लेखिका जो है उसके दोस्त कटाव पहुंचने ही वाले हैं। तो अब इनका सन्नाटा भंग होता है, चूँकि खतरनाक रास्ते जो थे वो पार हो चुके हैं। इसीलिए अब जो नार्गे है वो उत्साहित होकर के कहने लगा कि कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका कहती है कि मेरी सहेली जो मणि है उसने स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुकी थी, वो घूमी थी वो, इसलिए उसने तुरंत नार्गे की इस बात का प्रतिवाद किया। अर्थात उसके प्रत्युत्तर में उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। अर्थात ये कटाव स्थान जो है, कटाव जो है वो नार्गे के उसके मणि के अनुसार स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर और अधिक ऊंचाई पर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। लेखिका कहती है कि शायद अब कटाव हमारे अत्यधिक नज़दीक था क्योंकि अब हमें दूर से ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। यानी कुछ पर्वत काले दिखाई दे रहे थे और कुछ हरे रंग के, जैसे किसी ने कहीं पर काले पाउडर और कहीं पर हरे रंग के पाउडर को छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम सब पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी।
लेखिका कहती है कि मैं जीप से बाहर अपने सिर को निकाले हुए दूर तक बर्फ से चांदी के समान चमकते हुए पहाड़ों को देख रही थी। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोच हो। राम रोच हो का मतलब बहुत अच्छा, मत पूछो, बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? और नार्गे कहा ने जब मेरी ये राम रोच हो यानी अच्छा लग रहा है बात सुना तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा, करे आपने ये नेपाली भाषा कब सीख ली? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। और मैंने उसकी भाषा में उससे बात की थी, इसलिए वह बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्न हो गया, इठलाने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। और लेखिका कहते हैं कि इतने में मोतियों के समान महीन महीन बर्फ भी गिरने लगी हमारे ऊपर। तिम्रो माया सैधे मलाई सताउक्ष, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चुह और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। जितेन ने कहा, शायद उस बर्फ से वो बातें कर रहा था कि तुम्हारा यह प्यार मुझे सदैव रुलाता है। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था और नार्गे उस गिरती हुई बर्फ को देखकर उसे छू करके मधुरतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। यानी कुछ सैलानी जो यात्री थे वो लेट करके भी बर्फ को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, उछल कूद रहे थे। यानी बर्फ को देखकर लोग इतने प्रसन्न थे कि जिसकी जो इच्छा हो रही थी, कोई लेट रहा था, कोई कूद रहा था, कोई दौड़ रहा था, हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे और जी लेना चाहते थे। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।